तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से जाके देख लेना। तो आज ये है सेकंड पार्ट, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में। किसके बारे में? तो रूसी क्रांति के बारे में। तो देखो क्या होता है ना कि रूस में जो है ना वो तरह तरह की क्रांति होती है। तो यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया। ठीक है, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण जो है वो उलट गया। क्या हुआ? तो उलट गया। उलट गया मतलब क्या हुआ? पलट जाना। ठीक है, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। किन्होंने? तो समाजवादियों ने। ठीक है, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? तो समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 से राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे? कि फरवरी 1917 से राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीवीआई करके इसको लिख लेना, ये जो है अक्सर एग्जाम में आता है। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, क्रांति के समय जो है वो रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालत कैसे थे? इन सब सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो क्रांति से कुछ साल पहले के बारे में पता करना होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि मान लो जैसे अगर देखते ना कि भारत में क्या हुआ, भारत में अंग्रेज आए, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि भारत जो है वो स्वतंत्र किससे हुआ। ठीक है, कौन जो है इसको कब्जा करके रखा था। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो अंग्रेज के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। ठीक है, तो आज़ादी के पहले का जो समय है उसके बारे में जानना पड़ता है। तो उसी तरह रूसी क्रांति जो है उससे पहले का समय को हम लोग को जानना होगा कि आखिर में रूस का जो समाज था वो किस हिस्सों में बटा हुआ था, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, वो अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा था, उन सब चीज़ को हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो देखो रूसी समाज 1914। ठीक है, रूसी समाज 1914 में कैसा था? तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था? जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका जो है कब्जा था या कौन उस पर शासन चला रहा था, तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य में आते थे। कौन कौन से? तो फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्तोनिया हो गया, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया व बेलारूस। ये किसके अंतर्गत आते थे? तो रूसी समाज के अंग थे। यह साम्राज्य जो था वो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये जो था आपका प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। ठीक है, पूछा जाए कि रूसी साम्राज्य जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था, तो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया वह अजरबैजान भी इसी समाज के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? तो रूसी समाज के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत थे। ठीक है, रूस में क्या था? तो रूस में जो है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा। ठीक है, किससे? अगर आपसे पूछे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा कौन सी थी, तो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाला बहुमत था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला बहुमत में थे। ठीक है, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इसमें क्या थे? तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट,
और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ठीक है, रूस में कौन कौन थे? तो चर्च वाले लोग भी थे, उसके बाद कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम बौद्ध भी शामिल थे। ठीक, अब आता है अर्थव्यवस्था और समाज। आखिर में रूस का अर्थव्यवस्था कैसा था, रूस में समाज कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य का लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। ठीक है, पूछा जाए कि 20वीं सदी में जो है रूसी समाज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो था वो खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था? तो 85% जनता खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। ठीक है, खेतीबाड़ी करता था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। ठीक है, यूरोप में जो है वो किसी भी देश में खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ जो प्रतिशत था वो इतना नहीं था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो, फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूस में कितना था? तो 85% था। रूसी समाज के किसान अपनी ज़रूरत के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत, अगर मान लो अगर इन्हें अपना भोजन पूरा करना है, अपना पेट भरने मान ही भोजन लाना था, तो ऐसा ये लोग नहीं करते थे। ये क्या करते थे, तो अपने पैदावार के साथ साथ ये बाजार के लिए भी अनाज उगाते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ठीक है, रूस जो है वो एक अनाज का जो है बड़ा निर्यातक था। वो अनेक अनेक देश को भी जो है वो क्या करता था, तो अपने देश से अनाज भेजता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ठीक है, कौन कौन से? तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो था वो क्या था, तो प्रमुख औद्योगिक इलाका था। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन जो है वो कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। ठीक है, ज़्यादातर उत्पादन कौन करते थे, तो कारीगर करते थे। लेकिन क्या था, वहाँ पर कारीगर की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने जो थे वो 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। कारखाने कब चालू हुए थे, तो 1890 के दशक में चालू हुए थे। उस समय और क्या हो रहा था, तो रेल नेटवर्क को जो है वो फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी जो है वो तेजी से बढ़ा था। क्या हुआ था, तो रूसी उद्योग में जो है विदेशी निवेश, यानी बाहर से आके लोग जो है वो निवेश कर रहे थे, वो भी जो है तेजी से बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही साल में रूस के कोयला उत्पादन में दुगनी और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई थी। ठीक है, कोयला उत्पादन में कितनी, तो 2 गुनी, और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाके में तो कारीगरों और कारखाने मजदूर की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, तो 1900 तक क्या हुआ था, तो इलाके में कारीगर और कारखाना मजदूर की संख्या जो है वो लगभग बराबर हो चुकी थी। ठीक है, ज़्यादातर कारखाने जो थे वो क्या थे, तो उद्योगपति के निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलते रहे और काम की पाली घंटे की निश्चित हो, इस बात का ध्यान करने के लिए सरकारी विभाग जो है वो बड़ी फैक्ट्रियां पर क्या करती थी, नज़र रखती थी। क्या करती थी, तो बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कारखाने जो थे वो उद्योगपति की निजी संपत्ति थे, और साथ साथ मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे जो है वो निश्चित हो, इस बात पर कौन नज़र रखता था, तो सरकारी विभाग जो है वो बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखता था। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। ठीक है, फैक्ट्री के भी जो इंस्पेक्टर थे वो क्या थे, तो नियम का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगर की इकाई और वर्कशॉप में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी। कितनी होती थी, तो 15 घंटे तक खींच जाती थी। अभी जैसे देखो, कोई 8 घंटे काम करता है, कोई कहीं पे 10 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय वहाँ पर रूस में जो है वो 15 घंटे तक चली जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये था फैक्ट्री इंस्पेक्टर था, वो नियम का उल्लंघन करने को मतलब जो नियम का उल्लंघन करता था उसको रोक नहीं पाता था उन लोगों को। ठीक है,
जबकि कारखाने में मजदूर जो है वो आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। ठीक है, कारखाने में जो मजदूर होते थे वो क्या करते थे, तो वो जो थे वो 10 से 12 घंटे काम करते थे। लेकिन जो वर्कशॉप में होता था वो क्या होता था, तो 15 घंटे तक खिंच जाता था। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह-तरह की व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, लोगों को सुविधा भी दिया जा रहा था, रहने का भी जगह मिल रहा था, साथ-साथ अलग जो भी उनका ज़रूरत था वो सब मिल रहा था। ठीक है, सामाजिक स्तर पर मज़दूर जो थे वो बँटे हुए थे। कुछ मज़दूर जो थे वो अपने मूल गाँव के साथ-साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। ठीक है, अब जैसे देखो कहीं पर कोई काम करने जाता है, तो जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, मान लो यहाँ से मुंबई कोई काम करने के लिए जा रहा है या दिल्ली कोई जा रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अब जैसे कोई बिहार से गया है तो बिहार वाले जितने भी लोग रहेंगे वो आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार में क्या है, एक चुटकी एक खिली दुनिया हिली, एक कहावत है ना, एक खिली दुनिया हिली। तो जो ताली बजाता है और जो रगड़ता है हाथ से, उसको देखकर आदमी जान जाता है कि अक्सर ये जो है बिहार का है। ठीक है, तो उसके बीच जो है ना दोस्ती बढ़ जाता है, भाई साहब थोड़ा सा मुझे भी दे देना। समझ रहे हो मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही वहाँ पर भी होता था। सामाजिक स्तर पर जो था वो मज़दूर बँटे हुए थे। कुछ मज़दूर जो थे वो अपने मूल गाँव के साथ-साथ अभी भी गहरा संबंध बनाए रखते थे। बहुत सारे मज़दूर जो थे वो अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। ठीक है? अक्सर अभी भी होता है ना, जैसे कोई यहाँ से दिल्ली जाता है काम करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो अपना यहाँ पर घर वग़ैरह जितना भी है जो सब कुछ बेच के वो वहीं पर जाके सेटल हो जाता है दिल्ली में। या फिर कोई देखो कोई अदर कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है, कोई जाके तुम्हारा अमेरिका में रहने लगता है, कोई जाके चाइना में रहने लगता है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी क्या हो रहा था, लोग जो थे मज़दूर जो थे वो अस्थायी रूप से शहर में भी बस रहे थे और कुछ-कुछ लोग जो थे वो अपने गाँव वालों से संबंध रखते थे। ठीक है? उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। उनके बीच क्या था, तो जो कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ जो है वो शिक्षित थे, तो इन सब चीज़ में भी फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मज़दूर ने कहा सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मज़दूर ने कहा, धातु क्या होता है? तो धातु वो होता है बाबू, जैसे कि देखो जिसको पीटने पर आवाज़ आता है, जो कुछ मतलब ये रहता है, द्रव्यमान रहता है, वो साइंस में आपने पढ़ा होगा धातु के बारे में। तो यहाँ पर नॉर्मल धातु का मतलब समझ लो लोहा। ठीक है, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब धातु हो गया। तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा कि धातुकर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। ठीक है, क्या हुआ, तो धातुकर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। तो धातुकर्मी जो मजदूर होता था, जो धातु का काम करता था, वो खुद को क्या मानता था, वो खुद को मानता था साहब मानता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मजदूर था जो खुद को साहब मानता था, तो क्या कहोगे, धातु कर्मी मजदूर। ठीक है, क्योंकि उनके काम में क्या था, उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, इसलिए वो क्या करता था, वो खुद को जो है वो साहब मानता था। ये मजदूर जो है ना वो मतलब उसको ताना मारते हुए कह रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो क्योंकि तुमको तो टॉपर बनना है ना, ऐसे ही वो भी कह रहा था। तो 1914 में फैक्ट्री मजदूर में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूर के मुकाबले क्या होता था, तो कम वेतन मिलता था। औरत जो थी वो 31% थी, लेकिन फिर भी क्या था, तो पुरुष के हिसाब से उसको जो है वो मतलब पुरुष को जितना वेतन मिलता था उतना उसको वेतन नहीं मिल पाता था। ठीक है, मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से तीन चौथाई तक, ठीक है, कितना मिलता था, तो मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधा से तीन चौथाई, मान लो अगर 100 रुपया किसी को मिल रहा है पुरुष को, ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 50। अब 50 का तीन चौथाई वेतन उसको मिलता था। ठीक है, 50 का तीन चौथाई वेतन उसको मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूदा फासले उनके पहनावे और व्यवहार से में भी साफ दिखाई देते थे। किस चीज़ में, तो पहनावे में। अब कोई हो सकता है तो वहाँ पे फैशन वाला कपड़ा पहनता होगा। ठीक है, जैसे अभी नहीं पहनते हैं कि माने कोई लाल पहनता होगा, कोई पीला पहनता होगा, कोई जो है मतलब ब्रांडेड कपड़ा पहनता होगा। तो ऐसा भी लोगों के बीच जो है वो पहनावे और उनके व्यवहार में भी साफ जो है वो फासला दिखाई देता था।
कुछ मजदूर ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन जो थे वो बहुत कम थे। जैसे कोई कोई होता है ना, लेबर लोग का संगठन बना लेता है कि जैसे यूनियन लेवल, लेबर का यूनियन होता है ना, तो वैसा ही लोगों ने क्या किया था, अपना संगठन बना लिया था, जिसमें क्या करता था, तो बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय में एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन ये जो संगठन था, ये संगठन क्या था, तो बहुत कम था। ठीक है। तो इस भेदभाव के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर क्या होते थे, एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। लोगों के बीच भले ही भेदभाव था, लेकिन उनके बीच क्या था, तो एकता बना हुआ था। आपके बीच भी अगर आपके परिवार में मान लो कितना भी लड़ाई होता है, जैसे भाई भाई में लड़ाई होता है, भाई बहन में होता है, लेकिन आपसी एकता होना चाहिए। अगर कोई तीसरा आप लोग को कुछ बोले, तो आप सब एक साथ हो जाओ, ये एकता सब में होना चाहिए। तो ऐसा ही वहाँ पर भी हो रहा था कि इन भेदभाव के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो सभी लोग क्या होते थे, एकजुट होकर हड़ताल पे चले जाते थे। ठीक है। अट 19 एक सेकंड 1896 से 1857 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़ताल जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। कब? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़ा उद्योग में जो है वो हड़ताल कब हुआ था, तो 1896 से लेकर 1857 के बीच, और धातु उद्योग में कब हुआ था, तो 1902 में हड़ताल हुआ था। और जो हड़ताल था वो काफ़ी बड़े संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज़्यादातर की ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सीमांत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है। देहात में क्या था, तो देहात में ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल विशाल संपत्ति, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो गया, और साथ साथ क्या हो गया, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। विशाल संपत्ति पर किनका किनका कब्जा था, तो सीमांतों का, राजशाही का और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। वो फ्रांसीसी क्रांति में भी आपने देखा था ना कि विशाल संपत्ति पे किसका चर्च था, ये था, कब्जा था। तो पादरी वर्ग के लोगों का कब्जा था उस पे, चर्च में। चर्च के जो तो पादरी वर्ग के लोग थे उनका भी कब्जा था विशाल संपत्ति पर। 60% जमीन पर किसका कब्जा था, तो पहले दो स्टेट के लोग कौन कौन से, तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों का कब्जा था। ठीक है। मजदूरों की तरह किसान भी क्या थे, तो बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। मजदूर जैसे बटे हुए थे वैसे किसान भी बटे हुए थे, और किसान क्या थे, तो धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का आपदा में छोड़ दिए जाएं तो वे सीमांत और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, तो जैसे देखो एक दो जगह पर छोड़ दिया जाए, जैसे मतलब अगर मान लो कभी कोई बड़ा फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, तो उन सब जगह पर छोड़कर ये लोग क्या करते थे, तो सीमांतों और नवाबों का जो है वो बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों, सीमांतों बोल रहा हूँ मैं, सामंतों है। ठीक है। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। ठीक है। इनको क्या था, तो इनको जो है, जो हैसियत मिली थी वह किस लिए मिली थी, तो वह लोकप्रियता की वजह से नहीं मिली थी। लोकप्रियता क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, तो उसके फैन फॉलोइंग रहते हैं ना। लोकप्रियता होती है, कुछ अच्छा काम करता है तो लोग उसको चाहने लगते हैं। तो लोकप्रियता मतलब लोगों के द्वारा प्यार किए जाने वाला लोग। ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो लोकप्रियता। तो ये जो था ना, इनको, किनको, तो सीमांतों को जो है, नवाबों और सामंतों को हैसियत जो है वो उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति क्या था, तो जार के प्रति जो है उनका निष्ठा और सेवा के बदले मिली हुई थी। अब हो सकता है या तो ये लोग क्या होंगे, तो ये लोग होंगे जार के जैसे होता है ना, चमचा होता है ना एक, तो हो सकता है वैसे होंगे कि जी सर, जी सर, जी सर, जार निकोलस के पास जी सर, यस सर करते होंगे। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो किस चीज़ की वजह से इन लोगों को मिला था, तो हैसियत जो था वो जार के प्रति निष्ठा और सेवा के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति जो थी वो फ्रांस जैसी नहीं थी। यहाँ की स्थिति क्या थी, वो फ्रांस की जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
ब्रिटेन के किसान न केवल नवाब का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाब को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। ठीक है, ब्रिटेन के किसान क्या किया, तो ब्रिटनी किसान जो था, जो ब्रिटेन का किसान था, वह नवाबों का सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बचाने के लिए भी कई लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दिया जाए। ब्रिटेन का किसान क्या करता था, तो वो नवाब का सम्मान करता था, उसके लिए लड़ाई लड़ता था। लेकिन रूस का किसान क्या चाहता था कि नवाब का ज़मीन छीन लो और हम लोग में बांट दो, क्योंकि हो सकता है यहाँ का नवाब जो है वो बदमाशी करता होगा लोगों के साथ। ठीक है, लोगों को परेशान करता होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग लगान भी नहीं चुकाते थे। और कई जगह पर क्या किया गया था, तो कई जगह पर इन्होंने जमींदारों की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, कई जगह पर क्या हुआ था, तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूसी में ऐसी घटना बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। 1902 में क्या हुआ, तो 1902 में दक्षिण रूसी में ऐसी घटना हुई थी, जो दक्षिण हिस्सा था रूस का, उसमें ऐसी घटना हुई थी। और 1905 में पूरे रूस में ही ऐसी घटना घटने लगी कि जमींदार को जो है मार दो, खत्म कर दो, खल्लास कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। राहुल गांधी का है ना वो वाला जो वायरल हो रहा है मीम्स, खत्म, टाटा गुड बाय गया, वही वाला बात। रूसी किसान जो है वो यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी अलग थे। क्या था वो, यहाँ के किसान जो है वो समय समय पर सारी जमीन को अपना कम्यून को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसान में ज़मीन बांटता था। रूसी किसान क्या करता था, तो ये जो है यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को बांट देते थे, और फिर कम्यून जो है वो परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन किसानों में बांटता था। अब आता है बाबू रूस में समाजवाद। ठीक है, देखो रूस में समाजवाद, समाजवाद मतलब क्या हो गया, जहाँ पर जो है ना लोग मतलब समाज के हित के बारे में जो सोचते हैं। ठीक है, समाज का हित मतलब समाज का भला करना, जैसे समाज में क्या क्या तरक्की होगी, समाज में कौन सा काम कब होगा, इस सब चीज़ के बारे में सोचने वाले जो विचार के लोग रहते हैं, उसको कहते हैं समाजवादी। ठीक है, तो अब देखो यूरोप में समाजवाद, तो 1914 से पहले रूस में जो है वो सभी पार्टी क्या थी, तो गैर कानूनी थी। कब तक, तो 1914 से पहले जितनी भी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, वो क्या थी, गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है, तो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। कब किया था, तो 1898 में। ये डेट जो है वो याद रखना। ठीक है, 1858 में क्या हुआ था, तो 1858 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का ये हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। सरकार जो आतंक करती थी, इसलिए इसे क्या करना पड़ता था, इस जो ये जो पार्टी था, इसको गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उनसे क्या होता था, उनसे मजदूर को संगठित किया जाता था। ये जो पार्टी थी, कौन पार्टी, तो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। इसका क्या होता था, तो एक अखबार निकलता था, जिससे क्या होता था, जिससे ये लोग जो है मजदूर को संगठित करते थे, और हड़ताल आदि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता था। ठीक है, उस सब चीज़ से अखबार में छपता था कि हड़ताल करना है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, राजा जो है परेशान कर रहा है, मंत्री परेशान कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता था, लोग जो है वो हड़ताल करते थे। ठीक है, कुछ रूसी बोलता हूँ, कुछ रूसी समाजवादी को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना चाहते हैं। ठीक है, रूसी समाजवादी लोगों को क्या लगता था कि जैसे किसान जो है वो अपना जमीन समय समय पर बांट देते हैं, तो उससे उन्हें यह लगता था कि मतलब जो किसान है वो क्या चाहते हैं, तो समाजवादी भावना चाहते हैं, मतलब समाज का जो है वो हित हो, समाज का जो है वो तरक्की हो। इस आधार पर उन्हें क्या लगता था पता है, इस आधार पर उन्हें लगता था कि जो क्रांति होगी रूस में,
वो किसके वजह से होगी पता है? किसानों की वजह से, ना कि मजदूरों की वजह से। उन्हें क्या लगता था कि उनका मानना था कि रूस में जो मजदूर हैं उनके बदले नहीं, उनके लिए नहीं, ये जो क्रांति होगी ना वो किस चीज़ के लिए होगी? तो किसानों के द्वारा होगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस जो है वो बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। ऐसा किन्हें लगता था? तो ऐसा लगता था रूसी समाजवादियों को कि रूस जो है वो बाकी देशों के बदले जल्दी क्या हो जाएगा? तो जल्द ही समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिर में रूस में जो थे उस ग्रामीण इलाके में समाजवादी पार्टी जो थे वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। कोई भी काम करना होता था तो वो जो है वो खुल के करते थे, पूरे ताकत के साथ करते थे। ठीक है। सन 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, कब? तो 1900 में। 1900 में क्या हुआ? 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। ठीक है, कब किया बाबू? तो 1900 में। और क्या किया? तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। क्रांतिकारी को इंग्लिश में कहा जाता है रेवोल्यूशनरी, और पार्टी को तो सब जानते हो, पार्टी को पार्टी ही कहा जाता है। ठीक है। और सोशलिस्ट का क्या हो गया? तो समाजवादी। तो 1900 में उन्होंने क्या किया? तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसान के अधिकार के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सीमांतों के कब्जे वाले जमीन जो है वो फौरन क्या किया जाए? तो किसान को सौंप दिया जाए। ठीक है, जो सीमांतों के जो कब्जे में जो जमीन है वो क्या किया जाए? तो वो फौरन जो है वो किसान के हाथ में सौंप दी जाए। ठीक है। किसान के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्र खेमा समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं था। ठीक है। समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा जो था वो समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं था। आखिर में ऐसा क्यों था? ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो लेनिन का मानना था कि किसान में एकजुटता नहीं है। लेनिन का क्या मानना था? कि किसान में जो है वो एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान जो है वो गरीब थे तो कुछ अमीर थे। ठीक है, कुछ क्या थे? तो कुछ गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ क्या थे? तो पूंजीपति थे। ठीक है, जो नौकरों से खेती करवाते थे। खुद जो है कुछ जो होते थे वो क्या करते थे? तो खुद खेती करते थे। लेकिन कुछ जो होते थे वो क्या करते थे? तो मजदूरों से खेती करवाते थे, क्योंकि वो पूंजीपति थे, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। तो वो खुद से कैसे करते ना? होता है ना कि जो पैसे वाले रहते हैं वो खुद से काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं। तो क्या था? इन आपसी भेदों के चलते हुए समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। ये कौन मानते थे? तो ये मानना था लेनिन का। ठीक है। संगठनित राजनीति के सवाल पर पार्टी के गहरे जो है वो मतभेद थे। तो वल व्लादिमीर लेनिन, जो कि कौन था पता है? वेल्सिक खेमे के मुखिया थे। क्या थे? तो वेल्सिविक खेमे के मुखिया थे। वो सोचते थे कि ना जार जो था, जार कौन था? तो जार जो था वो राजा था, जार निकोलस। जार निकोलस क्या था? राजा था। ये वाला जार नहीं, वो जो बोतल होता है ना वो वाला पानी वाला, वो जार नहीं। ये कौन था? तो ये राजा था, जार निकोलस। तो लेनिन सोचते थे कि जार जो है वो जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत जो है वो अनुशासित होनी चाहिए। पार्टी जो है क्या हो? तो अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, मतलब डिसिप्लिन में होनी चाहिए, और अपने सदस्य की संख्या व स्तर पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अपने सदस्य और जितने भी स्तर हैं उस पर क्या होना चाहिए? तो पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो था, दूसरा खेमा क्या मानता था? दूसरा खेमा मानता था कि पार्टी में सभी सदस्य की सदस्यता दी जानी चाहिए। क्या हो? तो पार्टी में जितने भी सदस्य हैं उसे क्या होना चाहिए? तो उसे सदस्यता दी जानी चाहिए। दूसरा खेमा मानता था। ठीक है। एक खेमा क्या मानता था? एक खेमा मानता था कि पार्टी जो है वो अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्य की संख्या व स्तर पर क्या होना चाहिए? उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है।
अब आता है बाबू उथल पुथल का समय। 1905 की क्रांति, देखो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है अच्छे से याद रखना और अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। रूस जो है वो एक निरंकुश राजशाही था। रूस क्या था? तो एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही क्या होता है बाबू? तो देखो यहाँ पर राजा का बिना रोक टोक शासन, ठीक है। जहाँ पर क्या हो? तो राजा का बिना रोक टोक का शासन हो, ठीक है। तो रूस क्या था? रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार जो था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार क्या था? तो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। अधीन मतलब क्या होता है बाबू? उसके अंदर आना, ठीक है। जैसे मतलब अनेक जो थे दूसरे और जो राजा थे वो क्या तो संसद के अंदर थे, संसद के अधीन थे। लेकिन ये जो जार था ना वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी लोग कौन थे? जो ऐसा विचारधारा रखते थे कि मतलब सभी धर्म को जो है वो बराबर सम्मान मिले, ठीक है। वो उदारवादियों का मानना था। तो उदारवादियों ने क्या किया? इन स्थिति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, ठीक है। बड़े पैमाने पर उन्होंने क्या किया? मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने क्या किया? संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिव और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसान और मजदूर के बीच क्या की? तो काफ़ी काम किए। किन्होंने? तो उदारवादियों ने क्या किया? तो 1905 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्या किया? संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटी और समाजवादी क्रांतिकारी को साथ लेकर किसान व मजदूर के बीच जो है वो क्या किया? तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया, ठीक है। रूसी समाज के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में राष्ट्रवादियों, ठीक है, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यहूदियों का भी समर्थन था, ठीक है। इनको क्या था? इनको था बाबू, देखो यहाँ पर इनको जो है वो रूसी समाज के तहत राष्ट्रवादियों क्या हो गया? जैसे पोलैंड में चल रहा था स्थिति वो हो गया राष्ट्रवादियों, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थक था। जदीदियों क्या होता है? तो जहाँ पर जो है ना बाबू, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि रूसी समाज में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, उसे क्या कहा जाता था? तो जदीदियों कहा जाता था, ठीक है। रूसी मजदूर के लिए 1904 का साल जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। क्यों था बुरा? तो उसको देखो, यहाँ पर क्या था पता है? जरूरी जो चीज़ था उसका कीमत जो है वो बढ़ने लगा था, जबकि उसका वास्तविक वेतन में 20% तक ही क्या हुई थी? तो 20% तक की गिरावट आ गई थी, ठीक है। रूसी मजदूर के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा साल सबसे ज़्यादा बुरा था तो क्या कहोगे? 1904 का जो साल था वो सबसे ज़्यादा बुरा था। क्यों? क्योंकि ज़रूरी चीज़ की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी। ज़रूरत की चीज़ क्या होती है? रोटी होता है, मतलब आटा, कपड़ा, यही सब हो गया ना, कपड़ा, रोटी, और क्या क्या हो गया? मकान। तो ये सब चीज़ जो है वो सब चीज़ का ज़रूरत का चीज़ जो है उसका कीमत जो है वो बढ़ गया था, और वास्तविक वेतन में जो है वो 20% की क्या हुई थी? गिरावट आ गई थी। अगर मान लो कोई इंसान 10,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, और 20% उसके वेतन में गिरावट आ गई तो क्या होगा? 2,000 रुपया लेस कर दो, ठीक है। तो अब वो कितना कमाएगा? 8,000 रुपया कमाएगा। तो पहले सोचो, पहले वो 10,000 कमाता था, वो 8,000 कमा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ते जा रही है, तो लोगों के बीच जो है वो प्रॉब्लम तो आएगा ना। इसीलिए क्या हुआ था? तो किसानों के लिए वो जो साल था वो क्या था? सबसे ज़्यादा बुरा था। उसी समय जो मजदूर थे वो संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। क्या हुई? उसी समय जो थी वो मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, कब की गई थी? तो 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों की प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से क्या किया गया? तो नौकरी से जो है हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ? मजदूर जो थे वो आंदोलन छेड़ने का ऐलान करने लगे, ठीक है। देखो 1904 में गठित की गई, 1904 में क्या गठित की गई? तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जिसको हिंदी में कहा गया रूसी श्रमिक सभा,
ठीक है, जिसका हिंदी में क्या नाम है, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को, इसके 4 सदस्यों को क्या किया गया, तो प्यूतीलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। क्या किया गया, तो 4 सदस्यों को, किसके 4 सदस्यों को, तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया गया। तो क्या हुआ, मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए गए। ठीक है, 1,10,000 से ज़्यादा मजदूरों का क्या हुआ, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो ये सब जो थे वो हड़ताल पे चले गए। ठीक है, क्या हुआ, तो सेंट पीटर्सबर्ग में कब, तो जब वो जो आदमी को, जो 4 सदस्य को हटा दिया गया था काम से, तो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर जो है वो काम के घंटे को घटाकर 8 घंटा किया जाना चाहिए और वेतन में वृद्धि किया जाना चाहिए और कार्य स्थिति में सुधार की जानी चाहिए। इस पर क्या किया उन्होंने, तो हड़ताल कर दिया कि अब तो काम का घंटा 8 घंटा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करते थे, लेकिन अब चाहते हैं क्या हो, 8 घंटा हो। अरे सर जी, 8 घंटा काम करना है सर जी, 14 घंटा में सर जी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सर जी। तो ऐसा नहीं वो लोग कर रहे थे, वो लोग हड़ताल पे चले गए थे, हमारी मांगे पूरी करो, 8 घंटा की नौकरी दो, ऐसा ही वो लोग कर रहे होंगे। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जब पादरी गैपेन ने नेतृत्व में मजदूर एक जुलूस विंटर्स, इस दौरान क्या हुआ, जब पादरी गैपेन के नेतृत्व में मजदूर का एक जुलूस जो है वो विंटर पैलेस के सामने पहुंचा। ठीक है, विंटर पैलेस क्या था, तो जार का महल था, ये याद रखना कि जार निकोलस का महल का नाम क्या था, तो विंटर पैलेस नाम था। तो उसके सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक ने मजदूर पर हमला कर दिया। ठीक है, पुलिस और कोसेक ने क्या किया, तो मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में क्या हुआ, इस घटना में लगभग 100 मजदूर जो है वो मारे गए और 300 जो है वो घायल हो गए। इतिहास की इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। ठीक है बाबू, याद रखना कि खूनी रविवार के नाम से कौन से घटना को याद किया जाता है, तो खूनी घटना के नाम से याद किया जाता है 1905 की क्रांति जब शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1905 की क्रांति जो है वो शुरुआत हुई थी किससे, तो इसी घटना से शुरुआत हुई थी। कौन सी घटना से, जब 100 मजदूर जो है वो मारे गए थे, 300 घायल हुए थे। ठीक है, तो इतिहास की इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जुलूस जो है, जुलूस कहाँ पर पहुंचा था, तो विंटर पैलेस में पहुंचा था। विंटर पैलेस जो है वो किसका पैलेस था, तो जार का महल था। ठीक है, तो जब खूनी रविवार का घटना हुआ, 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो सारे देश में जो है वो हड़ताल होने लगे। जब नागरिक जो है वो स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी जो है वो अपने कक्षा का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट थे वो पढ़ने अगर जाएंगे ही नहीं, स्कूल भी बंद हो जाएगा, कॉलेज भी बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हो जाएगी। वकील, डॉक्टर और इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगार जो थे वो क्या किया, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। किन्होंने, तो वकील ने, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने और अन्य मध्यवर्गीय जो कामगार थे, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। ठीक है, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। खूनी रविवार किसे कहा जाता है बाबू, तो खूनी रविवार उस घटना को कहा जाता है जब मजदूर जो है वो एक जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस में वो लोग गुस्सा होकर पहुंच गए थे विंटर पैलेस। तो वहां पर क्या हुआ, सेना ने जो है वो लोगों पर गोली चला दिया, जिसमें 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है और इसी घटना से जो है आपका 1905 की क्रांति का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित प्रांतदाता संसद या
ड्रार्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। ठीक है, किन्होंने? तो जार निकोलस ने क्या किया 1905 की क्रांति में संसद या एक सेकंड ड्रार्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। क्रांति के समय कुछ दिन तक जो है वो फैक्ट्री मजदूर की बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रहे थे। ठीक है, क्रांति के दौरान क्या हुआ था? क्रांति के दौरान जो है वो फैक्ट्री मजदूर की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटी और यूनियन जो है वो अधिनिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। उन्हें क्या किया गया था? तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधि पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहले ड्रार्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पूर्वनिर्वाचित दूसरी ड्रार्यूमा को 3 महीना के भीतर बर्खास्त कर दिया। जार ने क्या किया? तो पहले ड्रार्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर जो है वो बर्खास्त कर दिया गया, और दूसरा जो ड्रार्यूमा था उसको 3 महीने के भीतर जो है वो बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था? कि उसकी सत्ता जो है उस पर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं होना चाहिए। उसने मतदाता कानून में फेरबदल की। तीसरे ड्रार्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। तीसरे ड्रार्यूमा में क्या था? तो रूढ़िवादी नेताओं को डाल दिया गया। रूढ़िवादी कौन था बाबू? तो रूढ़िवादी वो लोग था जो पुरानी विचारधारा रखता था। उदारवादी और क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया? तो बाहर रखा गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है जितने भी ड्रार्यूमा को बैठाया उस सब को हटा दिया, और तीसरे ड्रार्यूमा में क्या किया? तो रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया। ठीक है, अब आता है बाबू पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। आखिर में पहला विश्व युद्ध जब हुआ उस समय रूसी साम्राज्य कैसा था? तो 1914 में जो है वो दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच जो है वो युद्ध छिड़ गया। 1914 में क्या हुआ? दो गठबंधन के बीच जो है वो युद्ध छिड़ गया। कौन से गठबंधन? तो यूरोपीय गठबंधन के बीच। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिसे क्या कहा जाता था? केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता था। तो एक खेमे में कौन कौन थे? तो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी और तुर्की थी। ठीक है, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थी। और बाद में क्या हुआ? बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गई। इन सभी देशों के पास जो है वो विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध जो है वो यूरोप के बाहर भी जो है वो फैल गई थी। इस युद्ध को क्या कहा गया? पहला विश्व युद्ध कहा गया। तो इस युद्ध को क्या हुआ? शुरू शुरू में जो है वो रूसियों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला था। जनता ने जार का जो है वो साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो है वो लंबा खींचता गया, जनता ने क्या किया? तो जार का समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो है वो लंबा खींचता गया, जार ने क्या किया? जार ने ड्रार्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टी से सलाह लेना छोड़ दी। तो जैसे जार ने जो है वो ड्रार्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टी से सलाह लेना छोड़ दिया, उसके प्रति क्या हुआ? जन समर्थन जो है वो कम होने लगा। जन समर्थन मतलब क्या हुआ? जनता का समर्थन। लोग जो समर्थन कर रहे थे ना जार निकोलस का, तो लोगों ने समर्थन करना कम कर दिया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन जो है वो बलवती गई। ठीक है, क्या होती गई? तो बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावना के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर प्रोतोगार्द रख दिया, क्योंकि क्या हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नाम था। ठीक है, सेंट पीटर्स क्या था? तो जर्मन नाम था। ठीक है, जरीना जो थी, जरीना कौन थी? तो जार की पत्नी, महारानी। ठीक है, जार की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। जार था पति का नाम और पत्नी का नाम था जरीना। ठीक है, याद रखना। तो जरीना जो है, तो जरीना जरीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होना और उनके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर क्या था? तो रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को क्या किया? और लोकप्रिय बना दिया। लोकप्रिय मतलब अब जो हैं लोग, लोकप्रिय मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा जिसको
प्यार किया जाता है। लेकिन और लोकप्रिय क्या हुआ, तो लोगों के द्वारा अब प्यार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो अब यहाँ पर से जो कहानी है ये क्या होती है, जब जैसे प्रथम विश्व युद्ध होता है ना, तो पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई जो है वो पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से जो है वो अलग थी। क्यों थी अलग? क्योंकि पश्चिम में जो सैनिक थे वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। पश्चिम में जो सेना थी वो क्या कर रही थी, तो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाई से लड़ाई लड़ रही थी। जबकि पूर्वी मोर्चा पर जो सैनिक था उन्होंने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। पूर्वी मोर्चा पर जो सेना था वो क्या किया था, वो काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक जो थे वो मौत की मुंह में जा चुके थे। क्या हो चुके थे, तो मौत की मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का जो है वो मनोबल तोड़ दिया। सेना का जब पराजय हुआ, पराजय मतलब हार हुई, तो क्या हुआ, रूसियों का जो है मनोबल वो टूट गया। उनका जो है मनोबल टूट गया, मोटिवेशन जो है उनके अंदर कम हो गया। तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। कब? तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1917 तक क्या हुआ, तो 70 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसल और इमारत तक को क्या किया था, तो नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन जो है वहां पर आके नहीं रह सके, वहां पर आके टिक नहीं सके। फसल और इमारत के विनाश से क्या हुआ, रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो शरणार्थी हो गए। शरणार्थी मतलब क्या हुए, तो घर वर उनके पास रहा नहीं, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये सब दिक्कत उनको आने लगी। इन हालत से क्या हुआ, इन हालत से सरकार और जार दोनों को क्या हुआ, तो अलोकप्रिय बना दिया। इस हालत से क्या हुआ, सरकार और जार, जार कौन, तो जार निकोलस, दोनों क्या हुआ, तो अब अलोकप्रिय हो गए। लोगों के द्वारा जो है अब उनको मतलब हीन भावना से देखा जाने लगा। अब लोग उनको जो है वो प्रियता से नहीं देखते थे। ठीक है, सिपाही भी जो है वो युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वो जो है लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब वो क्या करते थे, तो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से क्या हुआ था, युद्ध से जो है उद्योग पर भी जो है वो भारी ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, रूस में क्या था, तो उद्योग वैसे ही बहुत ज़्यादा कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी क्या हुई थी, तो बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र के जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आता था उस पर क्या हुआ था, तो जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। उस पर क्या किया था, जिस रास्ते से रूस में सामान आता था उस रास्ते पर क्या किया था, तो उस रास्ते पर जो है वो जर्मनी ने कब्जा कर लिया कि अब तो बबुआ हम यहाँ से तोरा जाने ही नहीं देंगे, तोरा जाने नहीं देंगे तो तुम कहाँ ले जाओगे, कुछ तो नहीं ले जा पाओगे ना। तो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेल लाइन जो है वो टूटने लगी। तो रेल लाइन टूटने लगी तो अच्छी सेहत वाले मर्द को जो है वो युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूर की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाले छोटे मोटे वर्कशॉप जो है वो ठप होने लगे। छोटे मोटे वर्कशॉप क्या होने लगे, तो ठप होने लगे। ज़्यादातर अनाज सैनिक का पेट भरने के लिए मोर्चा पर भेजा जाने लगा। ज़्यादातर अनाज क्या था, तो सैनिक का पेट भरने के लिए मोर्चा पर भेजा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, शहर में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे। ठीक है, 1916 में क्या हुआ, तो रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे। तो देखो बाबू, यहाँ पर प्रोतोगाद में फरवरी क्रांति जो है ये है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। चलो अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय।